बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को प्रिवेंशन की कॉन्सेप्ट समझाई थी। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मैंने आप लोगों को बताया था, और मैंने आप लोगों को प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन के बिटवीन डिफरेंसेस बताए थे, और सेकेंडरी प्रिवेंशन भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टर्शियरी प्रिवेंशन कि टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होती है। तो जब मैं आप लोगों को सेकेंडरी प्रिवेंशन पढ़ा रही थी, तो उससे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई डिज़ीज़ जब आप में पैदा नहीं होती हैं, अक्कर होने से पहले आप जो प्रिवेंशन कर रहे होते हैं, जो मेजर्स कर रहे होते हैं, ताकि वो डिज़ीज़ आप में पैदा ही ना हो, रिस्क फैक्टर्स को जो आप ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती हैं। उससे पहले जो रिस्क फैक्टर्स को पैदा ही होने से रोकने के लिए जो हम मेजर्स करते हैं, तो वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाती हैं। और उसके बाद जब एक डिज़ीज़ पैदा हो जाती है, और डिज़ीज़ पैदा होने के बाद उसकी जो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है उसमें, या फिर सिम्प्टोमेटिक स्टेज के स्टार्ट में जो हम मेजर्स करते हैं, उसकी अर्ली डायग्नोसिस करके प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट उसकी कर देते हैं, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाती है। अब जो टर्शियरी प्रिवेंशन है, उसमें क्या होता है कि अगर एक डिज़ीज़ को आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन उसकी नहीं की है, या सेकेंडरी प्रिवेंशन में उसको नहीं रोक सके, वो चली गई, क्लिनिकल स्टेज भी उसकी गुजर गई, क्लिनिकल स्टेज भी उसकी जो है उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, और क्लिनिकल स्टेज के बाद जो उसकी लास्ट स्टेज है, जिसमें या तो डिसेबिलिटी काज होती हैं, या फिर कोई और जो है आप में हैंडीकेप वगैरह आ जाते हैं, तो उस स्टेज के दौरान जब आप कोशिश करते हैं कि अगर डिसेबिलिटी हो रही है तो उसको लिमिट में रखा जाए, थोड़ा जो है उसकी जो रेट है, जिस रेट से डिसेबिलिटी तेज़ी से हो रही है, तो उसकी रेट को कम किया जाए, या फिर डिसेबिलिटी अगर हो गई है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाए, या फिर अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए हैं तो रिहेबिलिटेशन किया जाए, ताकि रिहेबिलिटेशन के थ्रू किसी ना किसी हद तक हम पेशेंट जो है उसके क्वालिटीज़ जो है उनको प्रिजर्व रख सकें, डेली लाइफ गुजारने की जो उसकी क्वालिटीज़ है, यानी उसकी ज़िंदगी को थोड़ा सा हम बेहतर बना सके। इस तरह के जो मेजर्स हम करते हैं, तो वो टर्शियरी प्रिवेंशन कहलाती हैं। लिखा है, टर्शियरी प्रिवेंशन ट्राइज टू लिमिट डिसेबिलिटी एंड इम्प्रूव फंक्शनिंग फॉलोइंग डिजीज़ आर इट्स कॉम्प्लिकेशन ऑफन थ्रो रिहेबिलिटेशन। टर्शियरी प्रिवेंशन का मकसद क्या होता है? टर्शियरी प्रिवेंशन ये ट्राई करती है कि अगर डिसेबिलिटी हो रही है तो उसको लिमिट तक वो हो, यानी उसको लिमिट करे, उसको कुछ हद तक जो है वो रोकने की कोशिश करे। एक इंसान की एक डिज़ीज़ के बाद जो उसकी फंक्शनिंग लॉस हुई है, तो उसको कोशिश करे कि थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सके, और डिसेबिलिटी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोकने की कोशिश किया जाए। ज़्यादातर टर्शियरी प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन के थ्रू होती हैं। अब रिहेबिलिटेशन क्या है? रिहेबिलिटेशन को आप इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, रिपेयर कह सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, कि इसमें कोशिश ये होती है कि किसी भी डिज़ीज़ की वजह से आपकी जो एबिलिटीज़ की लॉस हुई है, चाहे वो एबिलिटीज़ आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है या फिर आपके फ़िज़िकल एबिलिटीज़ हैं, तो वो जो डिज़ीज़ की वजह से, इलनेस की वजह से या इंजरी की वजह से जो आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या फिज़िकल एबिलिटीज़ जो लॉस हो चुके हैं, उनको दोबारा इम्प्रूव करने की, या फिर उनको कीप करने की, उनको पूरी तरफ से ख़त्म ना करने की जो कोशिश की जाती है, तो वो रिहेबिलिटेशन कहलाती हैं। टर्शियरी प्रिवेंशन में ज़्यादातर रिहेबिलिटेशन की जाती हैं। Therefore, it is most applicable during the late clinical stage or stage of diminished capacity. अगर diminished capacity का स्टेज आ गया है, क्लिनिकल स्टेज भी गुजर गया, और पूरी तरह से जो है एक बीमारी फैल चुकी है, प्रोग्रेस कर चुकी है, और वो उस इंसान के, जिस इंसान पे बीमारी आई है, तो उसके कैपेसिटीज़ को डिमिनिश करने पे उतर आई है, तो उस स्टेज में या फिर लेट क्लिनिकल स्टेज में अगर आप कोई मेजर्स करते हैं मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए, तो वो टर्शियरी प्रिवेंशन कहलाती हैं। तो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि टर्शियरी प्रिवेंशन जो है वो कौन से स्टेज में की जाती हैं, तो या तो ऑप्शन में क्लिनिकल स्टेज का जिक्र होगा, लेट क्लिनिकल स्टेज का, या फिर डिमिनिश्ड स्टेज ऑफ डिमिनिश्ड कैपेसिटी का जिक्र होगा। तो ये आपने याद रखनी है। एम ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन इज़ टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू इररेमेडिएबल
कंडीशन। यानी एम क्या होता है टर्शरी प्रिवेंशन का कि पेशेंट को थोड़ा बहुत प्रोमोट किया जाए और उसकी कंडीशन अगर इरिमिडिबल है, यानी उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, लाइलाज बीमारी है, लाइलाज कंडीशन है, तो उसके साथ उसको उसकी एडजस्टमेंट की जाए, कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट की जाए कि थोड़ा बहुत उसकी एबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो इस किस्म की जो प्रिवेंशन की जाती है, जो मेजर्स किए जाते हैं, वो टर्शरी प्रिवेंशन कहलाती हैं। Intervention that should be accomplished in the stage of tertiary prevention are disability limitation and rehabilitation। आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि वो कौन से ऐसे इंटरवेंशंस हैं जो कि टर्शरी प्रिवेंशन में पॉसिबल है। तो आप लोगों को याद हो कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन, या फिर आपसे ये MCQs में पूछा जा सकता है कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन आर द इंटरवेंशंस दैट शुड बी अकम्प्लिश्ड इन द स्टेज ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा टर्शरी प्रिवेंशन, कि ये दो वो इंटरवेंशंस हैं जो कि टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर किए जाते हैं। डिसेबिलिटी को लिमिटेशन में रखने की कोशिश की जाती है और रिहेबिलिटेशन की जाती है। रिहेबिलिटेशन का मैंने आप लोगों को बताया कि जो डिजीज़ प्रोसेस और इलनेस या फिर इंजरी की वजह से जो एबिलिटीज़ इंसान की लॉस हो जाती हैं, उनको थोड़ा बहुत कीप रखने या फिर उनको इम्प्रूव करने की जो कोशिश होती है वो रिहेबिलिटेशन कहलाती हैं। लिखा है द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स for training and retraining the individual to the highest possible level of functional ability। यानी रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या किया जाता है, रिहेबिलिटेशन के 4 टाइप्स होते हैं। रिहेबिलिटेशन, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। यानी इसके अंदर मेडिकली भी जो है आपको रिहेबिलिटेट किया जाता है, सोशली भी, एजुकेशनली भी, वोकेशनली भी आपको रिहेबिलिटेट किया जाता है, और ऐसे मेजर्स आपसे करवाए जाते हैं जिसके थ्रू आप ट्रेन होते हैं, रीट्रेन होते हैं, और आप जो है जितना आपसे हो सके उतने लेवल तक फंक्शनल एबिलिटी आप में आ जाती हैं। तो यानी आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट जावियों से, सोशली, आपको फिज़िकली, एजुकेशनली, दिमागी तौर पे आपको एजुकेट किया जाता है, और वोकेशनली आपके लिए जो है कोई वोकेशन भी तैयार की जाती हैं, कोई जॉब गोल्स जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। इस तरह करके आपको मुख्तलिफ जावियों से कुछ इस तरह रखने की कोशिश की जाती है कि आपकी जो हाईएस्ट पॉसिबल, अगर जितना हो सके तो उतना आपको जो है वो एक फंक्शनल हालत में रखने की कोशिश करते हैं, फंक्शनल एबिलिटी आप में बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो ये रिहेबिलिटेशन कहलाती है। Examples include treatment of diabetes to prevent complication of the disease and the ongoing management of chronic heart disease patient with medication, diet, exercise and periodic examination। यानी अगर डायबिटीज़ किसी पेशेंट को हुई है और डायबिटीज़ जो है कुछ इस हद तक पहुंच गई है कि अब उस पेशेंट को वो मेडिकेशन टैबलेट से भी जो है वो चला गया है, इंजेक्शन पे इंसुलिन इंजेक्शन उसको लग रहे हैं, इस हालत में भी हम मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने की, ताकि इसके मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस ना हो। डायबिटीज़ तो उसको हो चुकी है, अब ये डायबिटीज़ उसके बॉडी से जो है वो ख़त्म तो नहीं हो सकती। अगर डायबिटीज़ हो गई है तो फिर डायबिटीज़ को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अगर डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता तो उसको कंट्रोल में तो रखा जा सकता है ना। अगर कंट्रोल में रखा जाए तो उसके मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो ये जो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए जो मेजर्स किए जाएंगे, ये टर्शरी प्रिवेंशन कहलाएगी। और इसके अलावा अगर क्रोनिक हार्ट डिज़ीज़ का पेशेंट है और उसकी मैनेजमेंट जो है वो जारी है, और उसकी मैनेजमेंट करते वक्त आप या मेडिकेशंस से उसको मैनेज करते हैं, उसकी डाइट, उसकी एक्सरसाइज का ख्याल करते हैं, और पीरियोडिक एग्जामिनेशन उसकी करवाते हैं। क्रोनिक हार्ट डिज़ीज़ तो उसको है, लेकिन आप चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, स्ट्रोक ना हो, फालिज में ना चला जाए कहीं पेशेंट, उससे उसको बचाने के लिए, कहीं उसे हार्ट अटैक ना हो जाए, उससे उसको बचाने के लिए उसके डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशंस और पीरियोडिक एग्जामिनेशन उसकी करवाते हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं कि क्रोनिक हार्ट डिज़ीज़ है, उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेज तो किया जा सकता है ताकि इसके बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पैदा ना हो। तो ये टर्शरी प्रिवेंशन कहलाती हैं।
The combined and coordinated use of medical, social, educational, and vocational measures for training and retraining the individual to the highest possible level of functional ability is called as rehabilitation. Rehabilitation की यहाँ पे डिफिनीशन दी गई है और डिफिनीशन के बाद इसके टाइप्स बताए हुए हैं कि रिहेबिलिटेशन एक मेडिकल रिहेबिलिटेशन होती है, एक वोकेशनल रिहेबिलिटेशन होती है, एक सोशल रिहेबिलिटेशन होती है और एक साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन होती है। अब जब आप ये चारों टाइप सही तरीके से समझ जाएंगे तो फिर जाके इस डेफिनेशन को भी सही तरीके से समझ सकते हैं। तो मेडिकल रिहेबिलिटेशन क्या होती हैं? वो तमाम प्रोसेसेस जिनका टारगेट ये होता है कि एक इंसान की अगर फिज़िकल डैमेज हुई है, अगर उसकी कोई मेंटल डिसऑर्डर उसमें आई है, कोई फिज़िकल डैमेज उसको हुई है, मेंटल डिसऑर्डर आई है, उसकी वजह से उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी है वो लॉस हो गई है, अब उसको प्रमोट करने की, उस इंसान को फैसिलिटेट करने की जो कोशिश की जाती है वो कोशिश मेडिकल रिहेबिलिटेशन कहलाती हैं। इसमें साइकोलॉजिकल पार्ट भी है और फिज़िकल पार्ट भी है, लेकिन ज़्यादातर मेडिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर जो फिज़िकली माजूर लोग जो होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, तो ऐसे लोगों की किसी ना किसी तरीके से उनकी कुछ इस तरह उनके एक हाईएस्ट पॉसिबल वे तक कोशिश करवाते हैं कि वो अपने काम जो है वो ख़ुद से कर सके, अपनी डेली लाइफ के जो रूटीन से ख़ुद मैनेज कर सके, तो ये मेडिकल रिहेबिलिटेशन कहलाती हैं। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन जो होती है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन VR से इसको डिनोट किया जाता है। ये लोगों की हेल्प करती हैं कि लोगों की जो डिसेबिलिटीज़ है, चाहे वो डिसेबिलिटीज़ फ़िज़िकली हो, साइकियाट्रिकली हो, चाहे कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो, तो उन सब को मैनेज करके उनके लिए कोई जॉब जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं। यानी आपके लिए सबसे पहले इसके अंदर अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है कि आपके लिए कोई जॉब गोल जो है वो आइडेंटिफाई की जाती हैं, आपके इंटरेस्ट को देखा जाता है, आपके स्किल्स को देखा जाता है और आपके स्किल्स और आपके इंटरेस्ट पे मुबनी एक गोल आपके लिए तैयार करते हैं। और जब गोल तैयार करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, यानी आपके लिए जो बैरियर्स है एम्प्लॉयमेंट के सामने, जो बैरियर्स है उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू आपको ट्रेन करके आपको उसमें इंगेज कर देते हैं, ताकि उस जॉब में इंगेज रहने की वजह से आपकी ये जो आपको फीलिंग होती है कि डिसेबिलिटी की फीलिंग जो आती है, ख़ुद जो है फंक्शनल लॉस की जो फीलिंग आती है, वो सब कुछ ना हो और आप खुश रह सके, तो ये वोकेशनल रिहेबिलिटेशन कहलाती हैं।
इसके अलावा सोशल रिहेबिलिटेशन है। तो सोशल रिहेबिलिटेशन में इस तरह किया जाता है कि आपके जो सोशल फंक्शनिंग है उसको किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। अगर मेंटल डिसऑर्डर कोई है, ज़्यादातर इसमें सोशल रिहेबिलिटेशन के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स के जो लोग होते हैं, जो मेंटली डिसेबल होते हैं, तो उन लोगों को ग्रुप एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कराते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट क्लब्स के अंदर, डिफरेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इसी तरह फ़िज़िकली जो लोग डिसेबल होते हैं तो उनको भी इस तरह कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन कराते हैं, उनको डिफरेंट इस तरह एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर लेते हैं और इस तरह उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, डिफरेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व करके जो उनकी सोशल फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये सोशल रिहेबिलिटेशन कहलाती है। और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर बेसिकली रिहेबिलिटेशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक इंसान की मेंटल स्टेटस पे होती है, सिर्फ मेंटल स्टेटस पे, कि मेंटली उसकी जो मेंटल कंडीशन है उसको किसी ना किसी तरीके से रिस्टोर किया जाए, उसके जो थिंकिंग है, जो उसको नेगेटिव थिंकिंग आ रहे हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करके पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ उसको ले आया जाए। तो ये सारे जो मेजर्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कहलाते हैं। और इसी तरह जब हम ये सारे ज़ाविये जो है, इन सब ज़ावियों से जब हम काम करते हैं तो वो एक्चुअल रिहेबिलिटेशन कहलाती हैं। और कोई भी पेशेंट जब इस स्टेज में पहुंच गया हो कि उसकी बीमारी की कोई इलाज नहीं है, तो उस टाइम ज़ाहिर सी बात है कि वो फ़िज़िकली भी, सोशली भी, मेंटली भी डिसेबिलिटी की तरफ चला जाता है। तो उस टाइम ये सारे ज़ाविये जो है वो इकट्ठा करके उस पर अप्लाई किया जाता है, उसको मेडिकली, सोशली, एजुकेशनली, वोकेशनली डिफरेंट ट्रेनिंग उसको दिए जाते हैं, डिफरेंट मेजर्स उसके लिए की जाती हैं ताकि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जितना हो सके उतने लेवल तक उसमें फंक्शनल एबिलिटी आए। तो इसे कहा जाता है रिहेबिलिटेशन। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में यहाँ पे लिखा है कि द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन आर क्लोजली लिंक। ज़ाहिर सी बात है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें स्टेजेस का पता चलता है। जब हम स्टेजेस को समझ जाते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहाँ पे एप्लीकेबल है। व्हेन, वेयर एंड होम अप्लाई लेवल ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ पे, किस जगह, किस टाइम लेवल ऑफ, कौन से लेवल ऑफ एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, इस चीज़ का पता चल जाता है जब हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लें, ये वही स्लाइड है जो हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। उसमें हमने जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है उसको समझने के लिए डिस्कस की थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रिवेंशन समझाने के लिए ये डिस्कस करती हूँ। देखिए कि सबसे पहले उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सोशल और एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स होते हैं बहुत सारे आपके लिविंग एनवायरनमेंट में। आपके कम्युनिटी सर्कमस्टेंसेस हो गए कि सर्विस अवेलेबल है या नहीं, आपके सोशल कंडीशंस हो गए कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल है या नहीं। ये सारी चीज़ें, आपका जो लिविंग एनवायरनमेंट होता है ये आपके सोशल और एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल जो है वेल बीइंग की हालत में हैं, आप डिज़ीज़ प्रोसेस की तरफ, ये जो स्टेज है इसकी तरफ नहीं जाएंगे, आप वेल बीइंग की सूरत में हैं। लेकिन अगर ये जो आपके सोशल और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स है इसमें कोई रिस्क फैक्टर जो है वो आ जाते हैं, आपके जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो पर्सनल लाइफ स्टाइल है, जेनेटिक्स है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, सोशल सपोर्ट है, ये सब अगर ठीक है तो सही, आपके लिए ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है। लेकिन अगर इसमें कोई ना कोई जो है उतार चढ़ाव आ जाती हैं तो उस टाइम ये आपके लिए रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। जैसा कि आपकी लाइफ स्टाइल जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो सफाई सुथराई के हिसाब से सही नहीं है तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। एजुकेशन आपकी ठीक नहीं है, आपको पता नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, आपको कोई जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं, आप ऐसी जगह, आपका ऑक्यूपेशन है जहाँ पे आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कार्सिनोजेंस वगैरह को एक्सपोज हो रहे हो, तो यानी इसका मतलब ये है कि रिस्क फैक्टर्स जो है वो आ गए हैं। तो अगर रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपको जो डिज़ीज़ प्रोडक्शन है उसकी तरफ ले जाएंगे, एक्सपोजर की तरफ ले जाएंगे। बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिज़ीज़ हो जाएगी जो कि प्री क्लिनिकल फेज़ होती हैं। उसके बाद सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्लिनिकल फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। उसके दौरान आप डायग्नोसिस अगर कर ले और उस टाइम उसकी ट्रीटमेंट करा दे तो ठीक, अगर नहीं कराई तो फिर ये
पोस्ट क्लिनिकल फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये जो जितनी भी फेजेस चलती आ रही है लॉन्ग टर्म, इनका आउटकम आएगा। और आउटकम जो है वो किसी शक्ल में भी आ सकती हैं। आपको इकोनॉमिकल लूज़ होगी, आपके फैमिली पे इसका असर पड़ेगा, आपकी ये जो इम्पेयरमेंट यहाँ से स्टार्ट थी तो इन इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी अगर कंटिन्यू रही तो हैंडीकैप तक आपको पहुँचा सकती हैं। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन अप्लाई करें, यहाँ पे जो सोशल एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि अभी तक कोई भी रिस्क फैक्टर जो है वो पैदा नहीं हुआ है, इनको अगर हम ठीक करें, कम्युनिटी के अंदर सर्विसेज अवेलेबल है, आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल अच्छी है, इकोनॉमिकली सोशली आप स्टेबल हैं, तो यहाँ पे जो प्रिवेंशन कर रहे हैं हम, सोशली स्टेबल बना रहे हैं बंदे को, या फिर कम्युनिटी में सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज को अवेलेबल कर रहे हैं, तो ये हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे प्रिवेंशन होगी ये हमारी प्राइमोडियल प्रिवेंशन होगी। उसके बाद यहाँ पे जब रिस्क फैक्टर्स आ जाए, और रिस्क फैक्टर्स के आने के बाद रिस्क फैक्टर को अगर हम ट्रीट करें, जैसे जेनेटिक प्रिस्पोजिशन है उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करें, जैसा कि ऐसा ऑक्यूपेशन है कि उस ऑक्यूपेशन के अंदर ये बंदा जो है ये कार्सिनोजेंस के साथ इसको एक्सपोजर हो रही है, तो उस एक्सपोजर को हम ट्रीट करने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ ऐसे मेजर्स करें कि वो कार्सिनोजन और इसकी एक्सपोजर ना हो, एक्सपोजर को रोकने की कोशिश करें। रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में हम ये कोशिश करें कि उस रिस्क फैक्टर से इस बंदे को बचाए। तो ये जो हमारी प्रिवेंशन होगी यहाँ पे ये प्राइमरी प्रिवेंशन होगी, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन होगी। इसके बाद अगर हम इस स्टेज में, ये जो प्री क्लिनिकल स्टेज है, इसमें अगर हम कोई जो है प्रिवेंशन करना चाहे, या फिर ये जो क्लिनिकल फेज़ है इसके स्टार्ट में, अर्ली क्लिनिकल स्टेज में, यहाँ पे इस जगह हम सिम्टम्स के स्टार्ट होने से पहले या सिम्टम्स के स्टार्ट होने के जस्ट आफ्टर डायग्नोसिस करा दें और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करा दें, तो ये हमारी सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाएगी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसके बाद यहाँ पे भी अगर हम कुछ ना कर सके और ये पोस्ट क्लिनिकल फेज स्टार्ट हो गई और पोस्ट क्लिनिकल फेज में डिसेबिलिटी हो गई, हैंडीकैप की तरफ जा रही है, तो इसमें हम डिसेबिलिटी को लिमिट करना चाहें और हैंडीकैप के को जो है हम हैंडीकैप के दौरान हम ये कोशिश करें कि पॉसिबल हाईएस्ट फंक्शनल एबिलिटी जो है वो हम बंदे में पैदा कर सके, तो ये हमारी टर्शरी प्रिवेंशन इस टाइम होती है। इस टाइम की जो प्रिवेंशन होती है इसको हम टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो ये जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है, इसका अगर आप लोगों को पता होगा, स्टेजेस का पता होगा, तो कौन से स्टेज में कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अप्लाई होती है, ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए इस स्लाइड में आपको बताया है कि ये जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती हैं ये हम इस टाइम सोशियो एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रिस्क बनने से रोकने के लिए प्राइमोडियल प्रिवेंशन करते हैं। अल्टर सोसाइटल स्ट्रक्चर्स देयर बाय अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट, सोसाइटी की स्ट्रक्चर्स चेंज करवा देते हैं हम, सोसाइटी में हेल्थ के जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेलेबल कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि बंदे को सोशली इकोनॉमिकली स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। जब हम ये करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स जो है उनको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उनको हम रिस्क फैक्टर बनने से बचा लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इस लेवल के अंदर, इस स्टेज के अंदर जब रिस्क फैक्टर जो है वो बन जाते हैं तो वहाँ पे हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। और प्राइमरी प्रिवेंशन क्या करती है, अल्टर एक्सपोजर दैट लीड टू डिजीज़, कि रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन उससे उस ससेप्टेबल बंदा जो है उसको बचाती है प्राइमरी प्रिवेंशन, उसको उसके साथ एक्सपोज होने नहीं देती, और जब एक्सपोज होने नहीं देती तो डिजीज़ पैदा नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सके तो प्री क्लिनिकल स्टेज और क्लिनिकल स्टेज के अर्ली जो स्टेज है, जो अर्ली टाइम है, तो उसमें हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। डिटेक्ट करके अगर पैथोलॉजिकल प्रोसेस को हम एयरली ट्रीट करें तो इससे इस स्टेज में जो ट्रीटमेंट होगी वो मोर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होगी, और ये प्रिवेंशन, ये मेजर्स सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाएगी। और अगर यहाँ पे भी हम कुछ ना कर सके तो पोस्ट क्लिनिकल फेज़ के अंदर हम जब टर्शरी प्रिवेंशन करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रिवेंट रिलेप्सिस एंड फर्दर डिटोरिएशन वाया फॉलो अप एंड रिहेबिलिटेशन, यानी उस बीमारी की रिलेप्स नहीं होती, वो बार बार दोबारा नहीं आती, फर्दर मतलब फर्दर ख़राब नहीं होती, डिटोरिएशन की तरफ नहीं जाती। इसमें हम रिहेबिलिटेशन करते हैं या फॉलो अप केयर देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसमें हम जो है ऐसी डिजीज़ इसमें होती है
इस स्टेज में कि उसकी कोई इलाज जो है वो मुमकिन नहीं होती, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें हम पैलिएटिव या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं वो करते हैं, फॉलोअप केयर देते हैं और रिहेबिलिटेशन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये रेफरेंसेस हैं, आप रेफरेंसेस चेक कर ले। अगर ये यूनिट आपने डिटेल में पढ़नी है तो इन रेफरेंसेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसके साथ ये यूनिट ख़त्म हो जाती है। देखिए लिखा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। ज़ाहिर सी बात है कि प्रिवेंशन जो है वो बेटर है केयर करने से, कि बीमारी आ जाए और उसके इलाज करने से पहले से अगर उसको प्रिवेंट किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये यूनिट भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब कोई और यूनिट स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।